हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शानदार, जानदार और कामयाबियों से आरास्ता एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे कि आप उनके बारे में जानकर आपको फ़ख्र होगा। और अगर आप इन दिनों इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि ज़िंदगी में चारों तरफ परेशानियां हैं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे यकीन है कि इस इंटरव्यू के सुनने के बाद, इस शख्सियत से मुलाकात के बाद आपके अंदर हौसला पैदा होगा और आप भी ये तय करेंगे कि चाहे परेशानियां जितनी भी हैं, लेकिन मैं भी कुछ करके कुछ बन के दिखाऊंगा और अपने मुल्क का, अपने देश का नाम जो है वो रोशन करके दिखाऊंगा। इसलिए कि आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और हम सब का फ़ख्र जो है वो सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं कि ज़रा आप एक पल के लिए सोचिए कि 1947 है, मुल्क का बंटवारा हो चुका है और आपकी उम्र भी कम है। ऐसे हालत में सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर आप हिंदुस्तान आते हैं। दिल्ली में आप तालीम हासिल करते हैं और बहुत ही कम उम्र में आप कुवैत चले जाते हैं। कुवैत जाने के बाद आप कुछ दिनों तक काम करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो टैलेंट है, अपना जो आपके अंदर जो सलाहियत, जो क्षमता थी, उसको इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर उभरते हैं। यहाँ तक कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है और आज पूरी दुनिया में उनका कारोबार फैला हुआ है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एस कुमार वधावन साहब की। तो वधावन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो सर, मुझे बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए, इसलिए कि आपका जो सफ़र है उसमें इतने पड़ाव हैं और उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ, जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। और ख़ास तौर से जो इस वक्त की जनरेशन है, इसके लिए तो उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जो वो सीख सकती है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि जिसे अगर वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो यकीनन कामयाब हो सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ और आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आई वॉज जस्ट 8 years old। तो जब आप दिल्ली में आए तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह के स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ा? जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो आई हैड लॉस्ट माय मदर एंड माय ब्रदर ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड वी केम फ्रॉम पाकिस्तान वी डिड दिल्ली जस्ट बाय accompanying some people from our village। Okay. Yeah, because my father and my other family was in another place, in another city, but I was with my mother। हम लोग अपनी मदर के साथ एक डिफरेंट जगह पे रहते थे और वहाँ पर ये जब पार्टीशन हुई तो उन लोगों ने इन्वेजन कर दिया हमारे वो गांव का, एंड माय मदर एंड माय यंगर ब्रदर गॉट किल्ड एंड जस्ट two of us, me and my younger brother, another brother, so वो भी 5 साल का था, तो हम दोनों लाइक ऑर्फनेज हो गए थे और वहां से हमें वहां के जो दूसरे लोग थे वही हमें लेके आए अप टू अमृतसर जी। तो अमृतसर में उन्होंने लाके हमें वहां एक ऑर्फनेज सेंटर था, वहां हमें उन्होंने छोड़ दिया। सो देन माय फादर हैड रीच्ड दिल्ली। ओके। और वो लोग फिर उनको जब पता चला कि भी हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं, सो ही वेंट बैक टू अमृतसर एंड ब्रॉट अस अप टू दिल्ली। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मिजरेबल टाइम था। हम लोग ट्रेन के ऊपर, छत के ऊपर सवार होके ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन हम लोग दिल्ली पहुंचे और वहां पर भी अपने पंजाब से अमृतसर पहुंचने तक भी हम लोग वी आर वॉकिंग, पहले चल के, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। और रास्ते में भी जो भी कोई जगह आती थी लोग कुछ खाने पीने को दे देते थे, तो इस तरह से हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही बस चलते कि बस अबाउट तकरीबन 1.5 महीना लग गया और हम लोग जब अमृतसर पहुंचे और फिर उन्होंने आके हमें उसमें एक कैंप में जमा करवा दिया और फिर वहाँ कैंप से हम लोग मेरे फादर हमें दिल्ली लेके आए जी। तो आप जब दिल्ली आ गए तो आपने
दिल्ली में आकर अपना एजुकेशन पूरा किया और फिर क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि आप फिर कुवैत चले गए? यह जब मैं दिल्ली पहुंचा तो फिर हमने आई हैड माय एजुकेशन इन डीएवी स्कूल वहां पर, और वो स्कूल भी दिस वाज आल्सो लाइक शरणार्थी स्कूल, देयर वाज नो दैट वाज इन द टेंट्स में लगा हुआ था स्कूल, न्यू दिल्ली में ही था, बट इट वाज इन टेंट्स एंड वी यूज्ड टू सिट ऑन द ग्राउंड ऑन द वो जो टाट पे हम लोग बैठ के पढ़ते थे। और इस तरह से मैंने अपना हायर सेकेंडरी पास किया। और अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को भी कोई बराबर कोई जॉब मिला ही नहीं, और मैं तो बल्कि स्ट्रीट लाइट पे बैठ के मैंने वहाँ सब पढ़ाई करी और अपना होमवर्क किया करता था। जी, तो सर ख़ास तौर से जब इस तरह के सिचुएशन होते हैं तो ऐसे में इंसान अपने आप में उलझ जाता है, वो फैसला नहीं कर पाता कि अब मैं क्या करूं। लेकिन आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया कि उसमें भी आपने अपना विजन नहीं खोया, बल्कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक तरह से कैलकुलेटेड वे में आप आगे बढ़ते रहे? जी, वो तो मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ता भी था उस वक्त भी मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता रहता था, जस्ट टू मेक सम मनी। और इस तरह से मैंने काम भी किया और साथ साथ पढ़ाई भी करी, और आई फिनिश्ड माय हायर सेकेंडरी स्कूल। तो हायर सेकेंडरी स्कूल फिनिश करने के बाद आई जस्ट हैड टेकन एडमिशन इनटू इंटर कॉलेज। तो उसी दौरान में मुझे ये मेरे कजन के पड़ोस में ये somebody from कुवैत was living there। तो वो लोग यहीं कुवैत में थे, तो he happened to visit दिल्ली। तो उन्होंने मेरी वो जो कजन की वाइफ थी उनको बोला, वो उनकी बहन बोली वो बोली बहन बनी हुई थी, तो उनको बोला कि भी मुझे ना आई वांट टू टेक समबडी टू कुवैत। तो उन्होंने कहा कि यल्ला हियर इज यंग मैन जस्ट फ्रेशर, तो आप इसको क्यों नहीं ले जाते? ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यस आई एम रेडी। तो विदिन a month I got my passport made, and within another 2 weeks 3 weeks I was off to Bombay। और बॉम्बे में जब मैं वहां से शिप में मुझे आना था, तो आई मिस द फर्स्ट बोट, क्योंकि वहां उन्होंने मुझे कहा कि यू आर नॉट येट 18, so you will not be allowed to board the ship unaccompanied, so you must get a NOC from your parents, only then you can travel alone on the ship। तो फिर मुझे वहां पर मैंने आई रोट डाउन टू माय पेरेंट्स, उनको वहां लिखा कि भाई मुझे इस तरह के एक NOC भेजो। तो उन्होंने NOC भेजा। फिर देन आई हैड टू वेट फॉर अनदर नेक्स्ट वीक सेलिंग, क्योंकि एवरी वीक सेलिंग हुआ करती थी। तो फिर नेक्स्ट वीक की सेलिंग में मुझे यहाँ मैं बॉम्बे से बोर्ड कर पाया, और वहां से फिर एक हफ्ता पूरा लगा कि हम लोग कुवैत पहुंचे। और जब कुवैत पहुंचे तो दिस यूज्ड टू बी ए कार्गो कम पैसेंजर शिप, और उसमें वो दिन भर वो अपने कार्गो ऑफलोड करते रहते थे, लोड करते रहते थे, क्योंकि एवरी डे दे यूज्ड टू टच ए पोर्ट इन द गल्फ। तो ये लोग तो हम लोग कुवैत पहुंचे। कुवैत में उस वक्त कोई जेटी नहीं थी, तो वहाँ शिप जो था मिड स्ट्रीम में ही खड़ा होता था। तो वहीं से फिर हम लोगों को मोटर बोट्स में लाया गया। कि जब आप कुवैत जा रहे थे तो चूंकि अभी आप अपना जो असल घर था उसको छोड़कर आप दिल्ली आए थे, फिर दिल्ली माँ बाप को छोड़कर आप कुवैत जा रहे थे, तो क्या उस वक्त ये आप पे कितना भारी था ये फैसला करना कि मैं अब सब कुछ छोड़कर अब मैं एक फिर दूसरे कंट्री जा रहा हूँ? ये आपके लिए फैसला आसान था या मुश्किल था? नहीं, मेरे पास तो उस वक्त कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि भी आई वांटेड टू गेट सम वर्क। और मैंने कहा कि यस, बाहर जाके शायद कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज वहाँ मुझे मिले, तो इसलिए मैंने
कहा कि यस आई एम रेडी एंड आई विल गो अब्रॉड। और मुझे इवन व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय स्कूल, इवन दोस डेज, मुझे था कि मैंने कुछ बनना है, कुछ अपने आपको बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, बाहर जाते हैं, वहां पर मुझे शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, सो आई कुड डू समथिंग एंड मेक माई सेल्फ। तो ये यहाँ सबसे बड़ी बात है, और ख़ास तौर से इस बात की तरफ मैं आज के जो यूथ हैं इनका ध्यान इधर लाना चाहूँगा कि उस वक्त जब चारों तरफ उथल पथल था, जहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, लेकिन आप के अंदर फिर भी एक एम्बिशन था, एक गोल था, आप फोकस थे और आप चाहते थे कि मुझे कामयाब बनना है। आपने कभी ये नहीं देखा कि मेरे आसपास क्या मुश्किलें हैं, बल्कि आप अपने रास्ते चलते रहे। तो ये एक तो बहुत बड़ा सबक है आज के यूथ के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सब यूथ को यही कहूंगा कि दे शुड हैव सम फोकस इन लाइफ, और उनको हमेशा अपना टारगेट बना के चलना चाहिए। तो मुझे तो बचपन से ही शौक था कि भी यस आई हैव टू बी समथिंग। मैं जब पढ़ा करता था उस वक्त भी मुझे होता था कि भी मैं यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में टॉप पे आऊं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे नहीं टाइम मिलता था, क्योंकि आई यूज्ड टू गिव ट्यूशन and study and even to cook our food, because I had nobody at home to prepare our food, so I used to do my cooking also myself, तो इसलिए टाइम होता नहीं था। जब कुवैत आप पहुँचे तो वहाँ आपने क्या काम मिला जो जिससे आपने शुरुआत की अपने करियर की? इसलिए कि आप तो कोई प्रोफेशनल नहीं थे, कोई स्किल आपके पास नहीं था, तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? तो शुरुआत तो मैंने बताया ना कि वो मैं कुवैत में पहुंचा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन ए मोटर स्पेयर पार्ट्स स्टोर। तो वहीं से मैंने सारा कुछ लर्न किया। उस वक्त कुवैत कैसा था? उस वक्त तो कुवैत वाज कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं था। दिस वाज जस्ट इवन हाउसेस वर सेमी पक्का हाउसेस एंड देयर वाज नो पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं था। वो सब शायद तलार बसरा से आया करता था, पानी मंगाते थे वहां से, और रेस्ट बाकी जो है ये सिर्फ पीने के लिए हमें पानी, ये मीठा पानी। आपने वहां जाकर आपने काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में जो आपने अपनी कंपनी समारा ग्रुप बनाई, इसका ख्याल आपके दिल में कैसे आया और वो कैसे शुरू किया आपने? वो तो मैंने पहले 6-7 साल मैंने काम किया वहां उसी कंपनी में, and I gained all the know-how, knowledge, experience, ये सब करने के बाद, लेकिन from the beginning मुझे होता था कि मैंने कुछ अपना करना है। तो वो ये सब करने के बाद, and I with my meager earning, still I could save little bit money. तो वही मेरा, मैंने started my business, I had just 13,000 rupees 13,000 rupees से मैंने स्टार्ट किया था। इसी कैपिटल से मैंने एक I resigned my job and started my own shop. छोटी सी एक शॉप लेके मैंने काम शुरू कर दिया, और with God's grace and with my hard work and sincere efforts, this shop started to business started to grow. तो इस वक्त जो समारा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, इसमें क्या क्या बिजनेसेस हैं? एक तो ऑटो पार्ट्स का है, और क्या क्या है, थोड़ा आप हमारे देखने वालों को बताइए। We import all the parts from USA, and in those days तो पहले जापान से भी मंगाते थे, लेकिन अब तो सिर्फ USA। We specialize in parts for all American cars। और इंडिया में जो है इसका काम है, ये जब इन्वेंशन हो गया था और हम लोग दिल्ली पहुंचे, तो उस वक्त यहाँ से जब हम लोग कुवैत से गए थे वापस, माई टू सन्स बोथ ऑफ देम had just एक ने यूएसए से ग्रेजुएशन करी थी, एंड माई सेकंड सन ही had done his graduation in Delhi। तो फिर हमने वहीं हम लोग एक्सप्लोर करते रहे कि भी क्या करना चाहिए कुवैत में। अब कुवैत तो
पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, लेकिन लेट्स स्टार्ट समथिंग इन इंडिया। तो वी आर एक्सप्लोरिंग एंड मीनवाइल फिर कुवैत का लगने लगा कि भी वो यानी कुवैत गॉट लिबरेटेड इराकी ऑक्यूपेशन से। तो सर मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपने वहाँ रहते हुए अपने बिजनेस के अलावा भी बहुत कुछ किया, ख़ास तौर से आपने इंडिया कुवैत बिजनेस काउंसिल आपने शुरू किया, और जो ख़ास तौर से इंडियन कम्युनिटी है उसको एजुकेशन के सेक्टर में और बाकी दूसरे सेक्टर में आगे लाने के लिए भी आपने कई इनिशिएटिव्स लिए। तो ये इसके बारे में आप कुछ बताइए कि आपने ये सब कैसे शुरू किया और उसका बाद में इम्पैक्ट क्या पड़ा अर्ली 20s में। तो फिर आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे मेरा बिजनेस भी ग्रो होता गया, लेकिन मुझे साथ में था कि भी लेट अस अपने जो दूसरे इंडियन बिजनेस लोग हैं उन लोगों को भी लोगों को भी प्रमोट किया जाए। और फिर हमने एक इंडियन बिजनेस काउंसिल बनाई यहाँ पर, और वो काउंसिल बना के उसमें सारे कुवैती सारे इंडियन जो भी मर्चेंट्स थे सबको अपने मेंबर्स बनाया। देयर वर अबाउट मोर देन 100 मेंबर्स एट दैट टाइम। तो उन लोगों को उनको मेंबर बना के फिर हमने अपने इंडिया के साथ इंडिया की जो ट्रेड बॉडीज हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, सबके साथ उनके साथ लिंक किए। उनको वहाँ पर हम इनवाइट करते थे कुवैत में, सो दैट दे कैन कम एंड शोकेस इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन गुड्स। तो इस तरह से उनके साथ कनेक्शंस बनाए। और फिर हम लोग एवरी ईयर ये जो पीबीडी सेलिब्रेशंस होते हैं तो उसमें भी आई यूज टू टेक माय इंडियन बिजनेस मर्चेंट्स जो भी हैं उन सबको डेलीगेशन में लेके जाया करता था। वी यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल दोस पीबीडी सेलिब्रेशंस। और वहाँ पर फिर हम लोग वी यूज टू मीट all the politicians and ministers and officials, and उनको बताते थे कि भी यहाँ पर हमें कुवैत में क्या मुश्किलात हैं, इनको किस तरह से हल किया जाए। जी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इंडियन कम्युनिटी स्कूल भी है, और वो भी 1959 में यहाँ शुरू हो गया था। दैट वाज स्टार्टेड विद जस्ट 4 और 5 छोटे बच्चों को लेकर शुरू किया गया था, और आज उसकी जो है मोर देन 7,000 8,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। क्योंकि अब कुवैत में यानी ओवर 1 मिलियन की हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, तो इसलिए काफ़ी बच्चे भी यहाँ हैं। कितने अभी अब तो तकरीबन 8-10 स्कूल हो गए हैं यहाँ कुवैत में, और बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। तो ये जो इंडियन कम्युनिटी स्कूल है उसका आई वाज चेयरमैन फॉर सम फॉर ए टर्म, एंड आई वाज आल्सो चेयरमैन फॉर दिस इंडियन बिजनेस काउंसिल फॉर अबाउट ओवर 10 years. Okay. And during this time we used to promote India trade, India Kuwait trade investments. सर तो ये इंडिया बिजनेस जो काउंसिल है इसकी इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, और जो लोग इंडिया में हैं अगर वो उसमें मेंबर बनना चाहें तो क्या आपके कंडीशंस हैं? अब हमारे पास नाउ वी हैव अबाउट 200 मेंबर्स हैं कुवैत में, और इंडिया से भी जो मेंबर्स बन सकते हैं, इंडिया से बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है। इंडियन मर्चेंट्स भी या इंडियन कंपनीज भी दे कैन आल्सो बिकम मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। जी। अच्छा सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ रहती है वहाँ के लोगों के साथ उनका किस तरह का मेल जोल है, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका इंडियन जो कम्युनिटी है उनके प्रति उनका क्या? नहीं, यहाँ हमारी कम्युनिटी they are very well accepted and very well accepted by the Kuwaiti people, और we are most respected community. बहुत हम लोगों से वो लोग प्यार करते हैं। और इंडियंस का तो ऐसा है कि इंडियंस तो इवन इनके घरों तक इवन इनके घरों में मेड से लेकर मेड भी इंडियन हो सकती है, ड्राइवर भी इंडियन हो सकता है, और उनकी कंपनी का सीईओ भी इंडियन हो सकता है। तो इंडियंस तो इस तरह से हैं।
जी यहाँ इंडियंस की पोजीशन ये है। जी। जो अमीर कुवैत थे, जिनका अब जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके साथ बड़ा आपका गहरा ताल्लुक था, तो कुछ उनके उस ताल्लुक के बारे में बताइए। या उनके साथ या वो जब फर्स्ट टाइम अमीर बने थे 2006 में, सो उन्होंने फर्स्ट अपने अमीर बनने के बाद पहला दौरा जो ओवरसीज किया था दैट वाज टू इंडिया। और उस वक्त 2006 में मैं इसी अपने इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन का दैट टाइम आई वाज द प्रेसिडेंट, सो मैं अपने सब इंडियन मर्चेंट्स को मोर देन लाइक अबाउट 20-30 लोगों को डेलीगेशन में इंडिया लेके गया था, जस्ट टू रिसीव द अमीर इन दिल्ली, ओके। और एंड टू शो आवर सॉलिडारिटी विद द स्टेट ऑफ कुवैत। तो वो तीन दिन वहाँ उनका विजिट 3 दिन का था। तो पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से फिर हम लोग बॉम्बे गए, एंड ऑल लॉन्ग वी वर विद देम। और उनका तो दिल्ली से बहुत काफी अच्छा था। और कुवैती लोगों का इंडिया के साथ शुरू से ही सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है। और अभी भी ये जो रूलिंग फैमिली है, सबा फैमिली है, उनके घर हैं वहाँ मैरिन ड्राइव पे, उनके सबा सबा बिल्डिंग इस तरह से उनका नाम है। सो अभी भी उनके घर हैं। और ये जो अमीर अभी जो हमारे अमीर जो अब नहीं रहे, तो उनको भी उनका जो बेटा है वो भी अब उसका भी इंतकाल हो गया अभी जस्ट अबाउट 2 months बैक। तो उनका केरला में बहुत अच्छा काफी उनकी इंटरेस्ट है केरला में, तो वो केरला बहुत जाया करते थे। अच्छा। हाँ। और उन अमीर का तो ऐसा था कि उन्होंने अपने इलाज के लिए भी अभी 2019 में, तो उन्होंने अपने इलाज के लिए भी ही वेंट टू दिल्ली। वहाँ नोएडा में एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर उन्होंने अपना कुछ स्पेशल इलाज करवाया था। तो उनको इंडिया के साथ तो बहुत अच्छा वेरी गुड रिलेशनशिप थे उनके। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे ये बताते चलें कि जो कुवैत के अमीर थे, शेख सबा अल अहमद अल सबा, ये इनका हिंदुस्तान से बड़ा गहरा रिलेशन था। हिंदुस्तान के लिए इनके दिल में बड़ी जगह थी और ये बड़े इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। और इनके साथ जो हमारे इस वक्त गेस्ट जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इनका बड़ा गहरा रिलेशन था। और यही वजह है कि जब वो हिंदुस्तान आए तो उस डेलीगेशन में वधावन साहब भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। तो अब आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त कुवैत जो है वो 25 जो आने वाला फरवरी है उनका नेशनल डे है, और आपने 1961 से लेके अब तक आप कुवैत में रहे, सब कुछ आपने कुवैत को तरक्की करता हुआ और कुवैत को ट्रांसफॉर्म होता हुआ आपने देखा। तो उस वक्त के कुवैत में और इस वक्त के कुवैत में क्या फ़र्क है, और इस मौके से आप क्या कहना चाहेंगे? वो अब कुवैत का नेशनल डे वो आ रहा है 25, तो इसलिए मुझे ये है कि मैं अभी आपके चैनल के थ्रू आई वांट टू सेंड माय हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स टू द अमीर ऑफ कुवैत, जो अभी नए अमीर हैं, शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा, एंड द क्राउन प्रिंस शेख अहमद जाबर Sheikh Mishal Ahmed Jaber Al Sabah, the government of Kuwait and brotherly people of Kuwait. तो इन सबको इन 60th नेशनल डे पे मेरी हार्दिक बधाई और मुबारकबाद है। और कुवैत जो है, कुवैत 1961 में आज़ाद हुआ था। इससे पहले अरेबियन गल्फ की जो भी स्टेट्स हैं, ये तकरीबन all of them were under British protectorate। तो कुवैत तो 1961 में आज़ाद हुआ। तो उस वक्त कुवैत आज़ाद होने 26 को आज़ाद हुआ। दिस वाज 19 जून 1961। लेकिन 19 जून 61 में, क्योंकि जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, यहाँ पर टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 50 डिग्रीज, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो डेट है हम इसको इंस्टेड ऑफ 19 जून इसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया टू 26 फरवरी। तो इस तरह से अभी 26 फरवरी को
ये नेशनल डे मनाया जाता है। जी। तो सर इस वक्त कुवैत की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर से इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जो इनका रिलेशन है वो किस तरह, उसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? कुवैत और इंडिया के तो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और हमेशा ही कुवैत और इंडिया दे आर बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, और बहुत आपस में बहुत कोऑपरेशन है। आपकी जो पूरी ज़िंदगी अगर हम देखें तो उसमें स्ट्रगल भी है, लेकिन उसमें कामयाबियां भी हैं, लेकिन हर पहलू से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे पॉजिटिविटी आपके थ्रू आउट ज़िंदगी जो है वो आपकी ज़िंदगी पे छाई रही, कभी आप नेगेटिविटी का शिकार नहीं हुए, कभी आप अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। तो आजकल के जो यूथ हैं इनको आगे बढ़ने के लिए क्या मंत्र आप सजेस्ट करेंगे? ये है कि भी आजकल के जो यूथ हैं दे शुड हैव ए फोकस इन लाइफ, यू नो, और पॉजिटिव फोकस होना चाहिए, और उस फोकस को लेके चले, और आई एम श्योर कभी पूरी मेहनत से काम करेंगे तो दे विल बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने एस कुमार वधावन साहब से आज हमने बात की, और चूँकि इस वक्त आप कुवैत में हैं और हम ऑनलाइन उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको अगर सिर्फ इतना ये कहता चलूँ कि अगर आप उनकी पूरी ज़िंदगी का स्ट्रगल देखें, जहाँ से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की और आज वो जिस मकाम पे हैं, अगर आप उसे देखें तो आपको कम से कम इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में अगर आप डटे रहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते हैं, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इतनी कामयाबी के बाद भी अगर आप वधावन साहब के बारे में अगर आप कुवैत में जाके पूछें, या इंडिया के अंदर जो लोग उन्हें जानते हैं उनसे अगर पूछें, तो उनका सही तरीके से इंट्रोडक्शन लोग यही करेंगे कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा विजनरी पर्सनालिटी कि जो आज भी जिनमें सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, हार्डवर्क के ज़रिए जाने जाते हैं, और उन पे लोगों का एतमाद, लोगों का ट्रस्ट इतना यह है कि वधावन साहब जब एक बार कोई बात कह देते हैं तो दुनिया को यकीन ये हो जाता है कि अब ये बात होकर रहेगी। तो ये जो उनकी शख्सियत का जो ख़ास एक तरह से पहलू आप कह सकते हैं कि कामयाबी के इस शिखर पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने से ज़्यादा कम्युनिटी के लिए सोचा। यही वजह है कि वो जब कुवैत में जब उन्होंने देखा कि हमने अपने आप को किसी हद तक संभाल लिया, तो दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि इंडियन कम्युनिटी कैसे कुवैत के अंदर फ्लरिश करे, कैसे उनके बच्चे एजुकेशन पाएँ और वो कामयाब हों। इन सब पे भी उन्होंने बहुत काम किया है, और इनका काम इतना है कि अगर मैं उसे समेटना चाहूँ तो शायद उसके लिए वक्त कम पड़ जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ वधावन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना मसरूफ़ होते हुए भी आपने मुझे वक्त दिया और इतनी कीमती बातों से हमारे व्यूवर्स को आपने नवाजा। थैंक यू।